दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। स्वर्गीय ब्रज बिहारी प्रसाद जो बिहार सरकार में मंत्री रह चुके थे, आज उनकी 25वीं पुण्यतिथि है, वर्षगांठ मनाई जा रही है। और इसी वर्षगांठ के तहत ढाका के वर्तमान बीजेपी से विधायक जो हैं पवन जायसवाल जी, उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया। बाद में संवाददाताओं को भी संबोधित किया। हम सीधा उनसे बात करते हैं, उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि ये पूरा जो कार्यक्रम है वो क्या है। उसके बाद कई सवाल हैं, आपके भी जहन में होंगे, हमारे भी जहन में हैं। हम पहले उनसे ये सवाल पूछते हैं। क्या है 25वीं पुण्यतिथि पे स्वर्गीय ब्रज बिहारी प्रसाद जी मंत्री रहे हैं बिहार सरकार के, क्या कुछ नया है इस पर? देखिए, कला संस्कृति विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है बीच बेली रोड में, जहां ब्रज बिहारी जी का स्मृति संग्रहालय है। इस बार हम लोगों ने अखिल भारतीय बैस महासम्मेलन, राष्ट्रीय बैस महासभा सहित विभिन्न बैस संगठनों ने और उनकी धर्मपत्नी शिवर की माननीय सांसद रामा देवी जी ने इस कार्यक्रम को, चूँकि 25वीं है, हम लोगों ने और भव्य रूप देने का काम किया। भव्य रूप इस मामले में कि वो शोषित दलित पिछड़ा के नेता थे और बिहार में सामंती प्रवृत्ति के लोगों ने उनकी हत्या कराई थी 23। तो हम लोगों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के लोगों में ये मैसेज देने का काम किया है कि भाई केवल पटना में नहीं, सभी जिलों में, प्रखंडों में अगले बार से ये पुण्यतिथि का आयोजन बृहद रूप से किया जाए। रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए, जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनको सम्मानित किया जाए। 9 बजे से 23 जून को ये कार्यक्रम शुरू होगा और जिसमें बिहार सरकार के जो माननीय मंत्री हैं कला संस्कृति, उनके साथ साथ बैस समाज के जितने भी माननीय सांसद, विधायक, पूर्व विधायक हैं, या फिर ब्रज बिहारी जी में आस्था रखने वाले, ब्रज बिहारी जी के विचारों से जिनका विचार मेल खाता था, वो किसी भी जाति और पार्टी के लोग हैं, हम लोगों ने सभी को आमंत्रित किया कि इस कार्यक्रम में शिरकत करें, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें और उनके जो सपना है उसको साकार करने में अपना विचार, अपना योगदान दें। पवन जायसवाल जी, एक सवाल है कि वैश्यों की जो स्थिति है अभी वर्तमान में, आपके 25 विधायक हैं आपके कास्ट से, मतलब वैश्यों के कास्ट से 25 विधायक हैं, 16 अकेले भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं विधानसभा में। लेकिन जो स्थिति है इस पर अभी भी ये कहा जाता है, अगर आप समाज में घूमें तो ये कहते हैं कि भाई हमारी स्थिति तो बहुत ख़राब है। क्या करेंगे अब इसके बाद, चूँकि विधानसभा में आप ऑलरेडी हैं? मेरी स्थिति किस मामले में खराब है, हम नहीं समझ पाए इसे। जनता वैसे जो हैं वो ये कहते हैं कि राजनीतिक स्तर पर हमें उतनी तवज्जो नहीं मिल रही है जितना अन्य जातियों के लोगों को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए, अन्य जाति से कोई हमारी तुलना नहीं है। अन्य जाति की खिलाफत करके हम राजनीति नहीं करते हैं। हम जीतते हैं तो बैस समाज की संख्या कम भी है तो अन्य जाति वर्ग के लोग हमें वोट देते हैं, तब हम विधायक बनते हैं। इसलिए अन्य जाति से कोई तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम जिस समाज से आते हैं, निश्चित रूप से राजनीतिक हिस्सेदारी हम चाहते हैं कि हमारी आबादी अगर 22% से ज़्यादा है तो उसके हिसाब से दलों को, बैस समाज को भागीदारी देनी चाहिए, न कि दूसरे की हकमारी हम करना चाहते हैं। हम अपनी भागीदारी चाहते हैं, हमारी जितनी आबादी है उतनी हमारी भागीदारी हो, ये हम कहते हैं, न कि हम ये कहते हैं कि हमारी स्थिति खराब है। जब कम संख्या थी उस समय भी हम अपनी बात को रखने में सक्षम थे। आज हमारी संख्या 25 है, 32 है एमएलसी लेके, फिर भी हम अपनी बात को करने में सक्षम है। देश का प्रधानमंत्री बैस समाज से है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैस समाज से हैं, ठीक है। पिछले दिनों तक भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष बैस समाज से थे। हम दुख रोने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग अपना हक, हकूक, अधिकार मांगने वाले लोग हैं और मजबूती से, तर्कपूर्ण तरीके से सरकार तक, विभिन्न दलों तक हम अपनी बातों को पहुंचाने वाले लोग हैं। पहुंचाने का काम करेंगे कि जितनी हमारी आबादी है उतनी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। और ये बात हर जाति को कहने लायक, हर जाति वर्ग के लोगों को कहना चाहिए और कहते ही हैं। आप इस देश में देखे होंगे कि 2 अप्रैल को अनुसूचित जाति के लोगों ने आरक्षण के मामले में जो बंदी किया था, वो कोई पूर्व से प्रायोजित नहीं था, वो प्रचार नहीं था, वो जागृति था दलित वर्ग का, कि दलित वर्ग ने बिना पर्चा पोस्टर का देश में विभिन्न कोनों में 2 अप्रैल को बंदी कर दिया, ठीक है। इसलिए हर वर्ग में जब एकता होगा तो देश में एकता होगा, जागरूक लोग रहेंगे। एक आखिरी सवाल ये कि 23 तारीख को तिथि रखा गया है विपक्षी एकता को मजबूत करने की, और बिहार से ही इसकी शुरुआत कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। क्या आप लोग अब इसका सामना कैसे करेंगे? हम लोग इसको हंसी उड़ा रहे हैं, हम लोग तो और कह रहे हैं, न्योता दे रहे हैं नीतीश जी को, विपक्ष के नेताओं को, कि आप में अगर कुव्वत है, ताकत है, एकता है, आप में सामंजस्य है, आप में मन में है कि मोदी जी की बराबरी करनी है, लीडर को आगे करना है, तो आप बिहार की धरती पर 23 जून को आइए। न्योता हम लोग भी देते हैं, और आइए और किसी नेता का नाम लेके चले जाइए।
आप नीतीश कुमार को नेता मानना चाहते हैं तो नाम लीजिए नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार जी दूसरे में आस्था व्यक्त करते हैं तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी कम से कम किसी को नेता मान लें। ये न तो किसी को नेता मानेंगे, न तो इनको कोई नेता मानने वाला है, क्योंकि विपक्ष को पता है कि मोदी जी के घोड़ा गाड़ी को रोकना, मोदी जी के इस अभियान को रोकना कोई आम बस की बात नहीं है। मोदी जी के पास विजन है, भाजपा विजन पर काम कर रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता आपदा में विपदा में गाँव में काम करते हैं, हम जनता से जुड़ाव रखते हैं, ये सेंटीमेंट के हिसाब पर ये राजनीति करते हैं। क्षेत्रीय दल के लोग हैं, इनसे भारी अरविंद केजरीवाल जी, 2 राज्यों में उनकी सरकार है, इनसे भारी है कि ममता बनर्जी जी, इनसे भारी है, काफ़ी अन्य जगहों के लोग भारी हैं। फिर इनको पूछता कौन है? ये बुला रहे हैं तो कोई आएगा, वो भी चाहता है कि बिहार में जाए, मेरा जनाधार बढ़े। जो भी दल बिहार में आ रहे हैं अपने जनाधार को बढ़ाने आ रहा है, ना कि नीतीश कुमार के कद को बढ़ाने आ रहे हैं। तो सुन लिया आपने किस तरह से इन्होंने हर बात को स्पष्ट किया है। दरअसल मेरा एक सवाल था कि वैश्यों की स्थिति वर्तमान विधानसभा में 25 है, 25 विधायक हैं टोटल और एमएलसी जो हैं इन ये कुल मिला के 32 हो जाते हैं, लेकिन राजनीतिक स्तर पर इनका ओहदा अभी भी कमज़ोर पड़ रहा है। कई बातें जो हैं वो निकल के सामने आई है। हालांकि कई लोग ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि वर्तमान सरकार ने जिस तरह से जातियों को उपजाति में बांटा है, ये भी कारण हो सकता है इनके कमज़ोर पड़ने की। लेकिन पवन जायसवाल जो ढाका के विधायक हैं, ये तो स्पष्ट कह रहे हैं कि हम कहीं से कोई कमज़ोर नहीं हैं और ना ही हम हो सकते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री भी वैश्य है, जैसा कि आपने सुना ही। लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह के जातिगत समीकरण या गोलबंदी कहें बनाई जा रही है, ऐसे में एक एक जाति जो है अपनी गोलबंद को मजबूत करने में लगी हुई है और इसी तरह से सामाजिक समरसता को बनाए रखने में ये लोग कामयाब होने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। चलिए देखना ये है कि अब 24 के पहले यानी लोकसभा चुनाव के पहले ये गोलबंदी कितना कारगर साबित हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हम दिखाएंगे, ये सारा खेल हम आपको दिखाएंगे, कैसा समीकरण बनता है, कहाँ कौन नया गठबंधन तैयार होता है और कौन किससे मात खाते नजर आता है। तब तक इंतज़ार करना होगा। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।